हेलो बच्चों, आज हम आपको पूर्ति का नियम और पूर्ति का अर्थ पढ़ाएंगे। पूर्ति का नियम से पहले हम लोग पूर्ति का अर्थ के बारे में जानेंगे। जो पूर्ति का नियम है और मांग का नियम, ये अर्थशास्त्र बहुत दो महत्वपूर्ण टॉपिक है। मांग का नियम भी हम आगे पढ़ाएंगे। मांग का नियम का संबंध क्रेताओं से होता है, वस्तु को खरीदने वालों से होता है संबंध, और पूर्ति का नियम उत्पादकों से होता है जो वस्तु की सप्लाई करते हैं। अर्थात दो नियम हो गया, मांग का नियम और पूर्ति का नियम। मांग का नियम का संबंध हो गया क्रेता पक्ष से, जो वस्तु को खरीदते हैं, अर्थात मांग का नियम क्रेता पक्ष पर लागू होता है, और पूर्ति का नियम उत्पादकों पर लागू होता है या जो वस्तु की पूर्ति करते हैं। तो पूर्ति का नियम को पढ़ने से पहले हम आपको पढ़ाएंगे पूर्ति के बारे में। पूर्ति क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सप्लाई? सप्लाई किसे कहते हैं? हिंदी में पूर्ति के लिए किताबों में संभरण लिखा हुआ है, और लेकिन इंग्लिश में एक ही शब्द होता है सप्लाई, और हिंदी में दो शब्द हो गया, पूर्ति और संभरण। अब देखिए पूर्ति किसे कहते हैं। हमने जैसे ब्लैक बोर्ड पर लिखा है, किसी वस्तु की पूर्ति उस वस्तु की वह मात्रा होती है जिसे किसी निश्चित समय तथा निश्चित कीमत पर बाजार में बेचने के लिए प्रस्तुत की जाती है। अर्थात बाजार में कौन बेचने के लिए आता है? तो उत्पादक आता है या व्यापारी होता है। तो पूर्ति क्या होगा? पूर्ति किसी वस्तु की वह निश्चित मात्रा होती है जिसे किसी निश्चित समय तथा निश्चित कीमत पर बाजार में बेचने के लिए प्रस्तुत की जाती है। कभी कभी परीक्षाओं में पूर्ति का अर्थ के बारे में पूछा जाता है। तो इसमें क्या है, बस कि वो किसी निश्चित समय तथा निश्चित कीमत पर बाजार पर वस्तु की जितनी मात्रा बेची जाती है उसे ही हम पूर्ति कहते हैं। ठीक है ना? अब नेक्स्ट हो गया पूर्ति वक्र। कि पूर्ति वक्र क्या है? तो यह पूर्ति वक्र वस्तु की कीमत तथा वस्तु की मात्रा के संबंध को दिखाती है। अर्थात विभिन्न कीमतों पर उत्पादकों द्वारा जितनी वस्तुओं को बेचने के लिए मार्केट में प्रस्तुत की जाती है उसे ही हम पूर्ति वक्र कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है पूर्ति वक्र, एक व्यक्तिगत पूर्ति वक्र, एक बाजार पूर्ति वक्र। व्यक्तिगत पूर्ति वक्र एक व्यक्तिगत उत्पादक से संबंध होता है जो बाजार में भिन्न भिन्न कीमतों पर अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए बाजार में तत्पर रहता है कि हम इस कीमत पर वस्तु को अपनी बेचेंगे। और बाजार पूर्ति वक्र क्या है? किसी वस्तु को जिस कीमत पर भिन्न भिन्न जितने उत्पादक होते हैं उनकी मात्रा को जोड़ लिया जाता है, तो वह बन जाता है बाजार व्यक्तिगत पूर्ति वक्र। तो अब हम पूर्ति वक्र को हम एक तालिका द्वारा दिखाएंगे। वो तालिका होगा बाजार पूर्ति अनुसूची। तो बाजार पूर्ति अनुसूची क्या है? भिन्न भिन्न कीमतों पर उस कोई वस्तु को जितने उत्पादक बेचने के लिए प्रस्तुत आते हैं मार्केट में, उसी के आधार पर हम बाजार अनुसूची बनाते हैं। हम इसे तालिका द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे आलू की हम बाजार पूर्ति अनुसूची दिखा रहे हैं, बाजार पूर्ति अनुसूची। जैसे आलू की कीमत 20 रुपये है, हम पूर्ति को किग्रा में मान रहे हैं। अगर 20 रुपये आलू की कीमत है तो उत्पादक द्वारा, जो विभिन्न उत्पादक है, मान लो 5 उत्पादक है, तो पांचों उत्पादक 100 केजी आलू बेचने को तत्पर है। जब 30 रुपया हो जा रहा है तो वो 200 केजी बेचने को तत्पर है। जब 40 रुपया हो जा रहा है तो 300 रुपये बेचने को तत्पर है। जब 60 रुपया हो जा रहा है तो वो कितना बेचने को तत्पर है? 400। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और 60 रुपया हो जा रहा है तो कितना? 500 केजी आलू बेचेंगे। तो क्या हो रही है? आलू कीमत है या पूर्ति की मात्रा? तो अब इसमें इसलिए देखा जा रहा है कि जब कीमतें बढ़ रही हैं तो पूर्ति बढ़ जा रही है। 20 रुपये का 100 केजी था, 30 पर 200 हो गया, 40 पर 300, 50
केजी आलू हो गया तो 500 केजी आलू बेचने को तत्पर है। अर्थात अगर इतनी कीमत मिल जाएगी तो उत्पादक अपनी वस्तु को बेच देंगे। यानी इनका ही प्रस्ताव वक्र है, हम इन कीमत पर वस्तु बेचने को तत्पर है। तो पूर्ति वक्र का संबंध उत्पादकों से होता है। ये उत्पादक ये दिखाता है कि इस कीमत पर हम अपनी वस्तु बेच देंगे, तो हम इनको प्रस्ताव वक्र भी कहते हैं कि अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए ये प्रस्तुत है बाजार में। अगर कोई क्रेता खरीदने को तैयार है तो हम अपनी वस्तु दे देंगे। तो ये इनका पूर्ति वक्र है। पूर्ति वक्र उत्पादकों से संबंधित होता है। अब हम इसे अगर हम चाहेंगे तो इसे हम रेखा चित्र द्वारा भी दिखा सकते हैं। नीचे लिखेंगे ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है, ये पूर्ति हो गया, आलू की पूर्ति, ये कीमत हो गया। एक्स अक्ष पर आलू की पूर्ति दिखाएंगे, वाई अक्ष पर हम कीमत को दिखाएंगे। अब देखिए कीमत को हम एक्स अक्ष पर पूर्ति दिखा रहे हैं, एक्स अक्ष पर इधर आलू की प्राइस है, इधर आलू की पूर्ति है। पूर्ति मतलब केजी में आलू कितने केजी आलू की सप्लाई होगी। अब देखिए जब आलू की कीमत 20 रुपए थी तो कितना मार्केट में वस्तु बेचने के लिए आया जा रहा है, तो 100 रुपये। तो हम इसको यह समझा देंगे 20 रुपये पर 100 केजी, 30 रुपये पर 200। ये यहां से करेंगे हम, हो गया। 40 रुपये पर 300 आ जाएगा, 50 पर 400 आ जाएगा। 50 जब आलू की कीमत 50 केजी होगी तो मार्केट में 400 केजी आलू बेचा जाएगा। 50 केजी पर 400 हो गया। और 60 रुपये जब आलू की कीमत रहेगी कितना 500 केजी हो जाएगी। अब इन सबको मिला दिया जाएगा, ये बन गया पूर्ति वक्र। हो गया ना, ये क्या हो गया, ये पूर्ति वक्र को शो कर रहा है। तो तालिका है, इसको हम पूर्ति वक्र के द्वारा भी हम दिखा सकते हैं। तो पूर्ति वक्र का नेचर क्या है, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। ये शो क्या कर रहा है कि कीमत और आलू की पूर्ति में संबंध कर रहा है, और आलू की पूर्ति का संबंध उत्पादकों से होता है, व्यापारियों से होता है, जो आलू की सप्लाई करते हैं, जो आलू की पूर्ति करते हैं। ये हो गया ना, तो आप लोग समझ गए होंगे, हमने इसका नोट्स भी भेज दिया है। अब हम आगे पढ़ेंगे पूर्ति का नियम। पूर्ति का नियम क्या है, जैसे मांग का नियम का संबंध क्रेताओं से होता है, उसी प्रकार पूर्ति का नियम का संबंध होता है उत्पादकों से। यह पूर्ति का नियम उत्पादकों पर लागू होता है। तो इसकी परिभाषा क्या है कि अन्य बातें समान रहने पर जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उत्पादक अधिक वस्तु बेचने को तत्पर रहता है। जब वस्तु की कीमत कम होती है तो उत्पादक अपनी वस्तुओं को कम बेचते हैं। हो गया ना, स्पष्ट है कि अन्य बातें समान रहने पर। इकोनॉमिक्स में जब भी कोई परिभाषा दी जाती है तो हम कहते हैं अन्य बातें समान रहने पर, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। ये बार बार एक लिखा जाता है, अन्य बातें समान रहने पर जब वस्तु की कीमतें बढ़ेंगी तो उत्पादक और अधिक वस्तु बेचेंगे। जब वस्तु की कीमत कम होगी तो उत्पादक कम वस्तु बेचने को प्रस्तुत रहेंगे। तो ऐसा क्यों होता है, तो पहला कारण है लाभ में वृद्धि। जब वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं तो उत्पादकों क्या होता है, उत्पादकों को लाभ होता है, व्यापारियों को लाभ होता है। तो कोई भी उत्पादक या व्यापारी वस्तु इसलिए बनाते हैं कि उसका प्रॉफिट बढ़े,
तो कीमत बढ़ने पर प्रॉफिट बढ़ जाती है, तो वो अधिक से अधिक प्रॉफिट अर्जित करने के लिए, प्राप्त करने के लिए वस्तुओं को वो बेचता है मार्केट में। तो एक कारण हो गया। फिर क्या होता है, जब कम कीमत होता है तो कम वस्तु बेचता है। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट में कमी हो जाती है। तो पूर्ति का नियम लागू होने का दो कारण है, एक लाभ में वृद्धि, एक लाभ में कमी या घाटा होना। लाभ में जब वृद्धि होती है तो हम अधिक वस्तु को बेचते हैं, जब लाभ में कमी होती है तो हम कम वस्तु को बेचते हैं। तो स्पष्ट होगा ना कि ऐसा क्यों होता है कि अधिक कीमत पर अधिक वस्तु, कम कीमत पर कम वस्तु, यही कर सकते हैं। तो अगर पूर्ति का नियम अगर परीक्षाओं में लिखने को आ रहा है तो इसकी सिंपल परिभाषा है कि अन्य बातें समान रहने पर जब वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाती है तो उत्पादक द्वारा अधिक वस्तु बेचने को प्रस्तुत की जाती है, जब कीमत में कमी आ जाती है तो वह कम कीमत पर कम वस्तु बेचने को तत्पर रहता है। ये पूर्ति का नियम है। अब पूर्ति के नियम लागू होने का कारण क्या है? लाभ में वृद्धि और लाभ में कमी। लाभ में वृद्धि होने के कारण अधिक वस्तु बेचते हैं, लाभ में कमी होने पर कम वस्तु बेचते हैं। अब क्या हो गया, इसके अपवाद में क्या है? अगर आप अपवाद में पढ़ेंगे तो जैसे जो पूर्ति का नियम हम ये कहते हैं अधिक कीमत पर अधिक वस्तु, कम कीमत पर कम वस्तु। लेकिन जो प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं होती हैं, जैसे कि प्रकृति में जिनमें प्रकृति का हाथ होता है, उस पर यह नियम लागू नहीं होता है। जैसे क्योंकि खेतों में एक जो सामान बनता है वो खेतों से आ जाता है मार्केट में, फिर अगर उनकी कीमतें बढ़ गई तो हम उसकी पूर्ति में नहीं बढ़ा सकते। अगर आज हम 100 गोभी तोड़कर ला दिए, अगर मार्केट में 200 गोभी चाहिए तो गोभी नहीं आ पाए, क्योंकि अब खेतों में फिर से हम गोभी लगाना पड़ेगा हमको। तो क्या हुआ, तो इस पर पूर्ति का नियम ऐसा नहीं हुआ कि हम प्रॉफिट कमाने के लिए हम अगर उसकी कीमतें बढ़ गई, कल की तुलना में अब कल 10 रुपये गोभी मिल रही थी, आज 20 रुपये, ऐसा नहीं है कि हम सप्लाई बढ़ा देंगे, क्योंकि उसको हम नए तरीके से हमको फिर बनाना, गोभी को उत्पन्न करना पड़ेगा। उसमें प्रकृति का हाथ रहता है। तो जिनमें प्रकृति का हाथ रहता है, जो शीघ्र नष्ट हो जाती है वस्तुएं, उस पर हम पूर्ति का नियम लागू नहीं होता। जैसे दूध है, अगर दूध की सप्लाई फिक्स रहती है, अगर दूध की डिमांड बढ़ जाती है तो नया भैंस लाना पड़ेगा, उसके लिए प्रक्रिया है, टाइम लगता है उसके लिए, तो इस पर भी हम नहीं कर सकते। और न इसकी कीमत कम होने पर न इसकी सप्लाई कम कर सकते हैं, क्योंकि वस्तुएं नष्ट हो जाती हैं। तो ये जो नाशवान वस्तुओं पर पूर्ति का नियम लागू नहीं होता, ये अपवाद में है। फिर क्या होता है, जो वस्तुएं ऐसी होती हैं कि नीलामी तथा कलात्मक वाली जो वस्तुएं होती हैं, जो दुर्लभ वस्तुएं होती हैं, उसकी भी पूर्ति हम नहीं वृद्धि कर सकते, क्योंकि उनकी वस्तुओं की सप्लाई फिक्स रहती है और हम अधिक कीमत पर हम उनकी सप्लाई नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जो बनाने वाले हैं इस दुनिया में नहीं रहते हैं। तो ऐसा नहीं कि दोबारा उसको हम बनाया जा सकता है। जो दुर्लभ जो सिक्के होते हैं उसकी पूर्ति फिक्स रहती है, तो उसके सनी कीमत अधिक, अगर उसकी कीमत 5 लाख हो जाएगी तो हम तो सामान बढ़ा देंगे। तो दुर्लभ और जो कलात्मक वस्तु हैं उस पर हम मांग की जो पूर्ति का नियम होता है वो क्या होता है, नहीं लागू हो सकता है। एक होता है भविष्य में कीमत परिवर्तन की आशा। जब कभी कभी भविष्य में कीमतें क्या होती हैं, ऐसा लगता है कि कोई ये अपवाद स्थिति होती है, जैसे युद्ध की संभावना आ जाती है, या कोई व्यापार की स्थिति खराब हो जाती है, कोई सरकार पॉलिसी बदलने वाली है। जैसे ये हो जाए कि भविष्य में कल युद्ध होने वाला है, कल जैसे मान लो इंडिया चाइना का समय चल रहा है, तो इस पर हर नियम फेल हो जाते हैं। न मांग का नियम लागू होता है, न पूर्ति का नियम। अगर कीमतें कम भी रहेंगी तो हम आज ही चाहेंगे कि वस्तुएं बेच दें, हो सकता है कल कीमत और घट जाए, अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। तो इस पर जब भविष्य में कीमत परिवर्तन की आशंका होती है तब क्या होता है, तब पूर्ति का जो नियम होता है वो लागू नहीं होता। अगर उत्पादक को ये लग रहा है कि आज 10 रुपया है, कल वो 8 रुपये हो जाएगा, फिर 7 रुपया हो जाएगा, फिर 6 रुपया हो जाएगा, तो आदमी सोचेगा कल कीमत घट जाएगा तो हम आज ही वस्तु को बेच दें। अगर उस उल्टी दशा में सोचो, अगर आज 10 रुपया है, अगर लग रहा है कल 12 रुपया हो जाएगा, 15 रुपया हो जाएगा, तो भी उत्पादक सोचेगा कि हम 3 दिन 4 दिन बाद वस्तु बेचें, तो भी कीमत बढ़ने पर यहाँ वस्तु की सप्लाई नहीं बढ़ेगी। तो भविष्य में कीमत परिवर्तन की आशंका के कारण भी ये पूर्ति का नियम लागू नहीं होता है। तो पूर्ति का नियम के अपवाद हो गए कि जो जिसमें प्रकृति का हाथ होता है या जो शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु होती है उस पर पूर्ति का नियम लागू नहीं होता है। फिर क्या होता है, जो भविष्य में भविष्य में जो कीमत परिवर्तन की आशंका होती है उस पर पूर्ति का नियम लागू नहीं होगा, और कलात्मक तथा जो दुर्लभ वस्तु होंगी उस पर भी पूर्ति का नियम लागू नहीं होगा। तो ये आपके ये छोटा चैप्टर होता है और कभी 1 या 2 नंबर का आता है, लेकिन जानकारी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि भविष्य में आगे आपको प्रतियोगी परीक्षा देना होगा तो उसमें से भी आता है। तो कल हम नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे। आज के लिए